हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 में पहुंच चुके हम लोग। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली पढ़ने वाले हम लोग रेजिस्टेंस, और मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस में 2 लेक्चर आने वाले हैं, जो कि पहला लेक्चर ये है। ये पहला लेक्चर जो है मेनली नीट और जेई मेन के लिए होगा, जिसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए से जितने वेरिएशन हो सकते हैं, स्ट्रेच कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया, पिट के उसको डायमेंशन चेंज कर दिया। मतलब डायमेंशन चेंज जब होगा ना वायर का, उस टाइम रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, बेसिकली वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर होगा थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। ओके, सो ये लेक्चर बहुत ही बेसिक होने वाला, बहुत ही जरूरी है, और एकदम ट्रिक के साथ इतने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे टाइम आपका सेव होगा। ओके, तो कुल मिला के ये जो लेक्चर होने वाला है आपको टू द पॉइंट मार्क्स देने वाला है। इसमें कोई गलती होने की चांसेस नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, सुंदर सा रेजिस्टेंस। हेडिंग डालिए सुंदर सा रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, कंडक्टर का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण कंडक्टर जो होता है अपने अंदर करंट का क्या करता है, अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ओके, तो देखिए रेजिस्टेंस को हमने डिफाइंड किया था पहले भी, आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक है, इसमें एल क्या होता है मेरे बाबू, तो एल जो होता है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जैसे मान लो आप कि अगर ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है, ये कंडक्टर है और ये वाला एरिया है ए और ये लेंथ एल है। ठीक है, तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है हम कह सकते हैं। तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें लेंथ क्या लेंगे हम लोग, एल लेंगे। ठीक है ना, हमने बोला कि एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो ऐसे है तो लेंथ एल होगा। ठीक है ना, उसके बाद ए क्या होता है, तो ए इज व्हाट, ए इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो ऐसे हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है ना, करंट फ्लो ऐसे हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और रो क्या है, तो रो कहलाता है रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, और रो जो होता है ना मटेरियल पे डिपेंड करता है, डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है। क्या है, रो मतलब मटेरियल है ना। अगर ये कॉपर है तो कॉपर का रो पार्टिकुलर कुछ होगा, है ना। आयरन होगा तो आयरन का कुछ होगा। अब कॉपर है, तुम ऐसा बना दो या फिर ऐसा बना दो, है ना, कैसा भी शेप का बना दो, उसका रो अलग अलग होगा क्या, नहीं। रो इसलिए, रो का वैल्यू क्या होता है, कॉपर के लिए पार्टिकुलर। अब कॉपर आप कैसा भी बनाओ, आयरन कैसा भी बनाओ, लेकिन हाँ ये डायमेंशन चेंज करने से क्या चेंज होगा, ए और एल चेंज होगा ना। तो ए और एल चेंज होने से क्या होगा मेरे बाबू, आर चेंज हो जाएगा, है ना। तो कहने मतलब कि रो डिपेंड्स ऑन ओनली क्या, मटेरियल, डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है ना, डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर मान लो मैंने बोला आपको कि ये कोई कंडक्टर है, ऐसा कुछ कंडक्टर है, इसका एरिया ए है और लेंथ एल है। ठीक है ना, और जिस मटेरियल का बना हो उसका रेजिस्टिविटी रो है, तो बोलता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी भी कंडक्टर का अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है और ये वाला फैक्टर हमें पता रहे, मतलब उसका रेजिस्टिविटी पता रहेगा, तो लेंथ और एरिया तो हमें पता रहेगा ही, फिर लेंथ एरिया कैलकुलेट करके हम लोग रेजिस्टेंस उसका निकाल सकते हैं। तो सिर्फ हमें मटेरियल का रेजिस्टिविटी चाहिए और हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो यही है, तो इसको अगर हम लोग, इसका लेंथ अगर हमने ऐसे काट दिया इसको, चाहे पीट के इसको लंबा कर दिया, पीट के चौड़ा कर दिया, कुछ शेप उप चेंज कर रहे हैं, तो इसका क्या कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट क्या है। अगर इसको मान लो हम लोग कट कर दिए, इसको कट करके 2 टुकड़े कर दिए, तो 2 टुकड़े करने से लेंथ तो चेंज हो गया। ठीक है ना, लेकिन रो क्या है, मटेरियल तो सेम ही है, तो रो क्या है, सेम है। ठीक है ना, तो ऐसा है कि हम लोग इसमें अब कुछ वेरिएशन देखेंगे कि अगर लेंथ चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस किस फैक्टर से चेंज होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि आर इज वॉट, रो एल बाई ए। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। तो मान लो हम लोग कट करते हैं तो लेंथ चेंज हो सकता है, इस तरह से कट किया हमने कि एरिया चेंज हो गया। तो मान लीजिए आप कि मैंने क्या किया कि एरिया और रो को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। हमने इस तरह से कट किया कि लेंथ चेंज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ होगा, व्हेन रो एंड एरिया इज कांस्टेंट। रो और एरिया कांस्टेंट है
तो आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 लिख सकते हैं। इस तरह से रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर मान लो लेंथ को दुगना कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या है, मटेरियल हमने सेम रखा है, ठीक है ना, मतलब एक ही रेजिस्टेंस था, उसको हमने क्या किया, कट कर दिया, ठीक है ना। और इस तरह से कट किया कि एरिया क्या है, कांस्टेंट है। एरिया को हमने मतलब ऐसे हम कट करेंगे तब तो एरिया चेंज होगा, ठीक है ना, हमने ऐसे ऐसे कट किए, ठीक है। अब देखो आर क्या होगा ना, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/a होगा। हम कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा जब रो और लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो R1/R2 इक्वल्स टू A2/A1। अच्छा, इसमें एक बात देखिए आप कि अगर हमने कट किया तो रो तो सेम ही रहा, ठीक है ना। व्हाट अबाउट इट्स वॉल्यूम, अगर हम इसको कट करेंगे तो इसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वॉल्यूम वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने कट कर दिया ना, तो लेंथ तो अलग हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। वॉल्यूम इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कहने मतलब हम लोग कट कर रहे हैं। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट का भी एक केस होता है। कैसे वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकता है, इसका डायमेंशन चेंज करेंगे लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। कैसे, आप इसको खींच दो, अब खींच दोगे तो मटेरियल तो क्या है, उतना ही है, मटेरियल उतना ही है, सिर्फ हमने क्या चेंज किया जी, डायमेंशन चेंज किया, और सिर्फ डायमेंशन ही चेंज किया, मटेरियल उतना ही है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। आप खींचो चाहे कंप्रेस कर दो, चाहे पीट पीट के बड़ा कर दो, तो हम इससे मटेरियल निकाल नहीं रहे, मटेरियल नहीं निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कांस्टेंट वाला नहीं देख रहे, हम लोग क्या देख रहे हैं, कट कर दिया तो वॉल्यूम हो गया, चेंज हो गया, डायमेंशन चेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम लोग 2-4 प्रॉब्लम लगाते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल क्वेश्चन। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बोला है कि 2 कॉपर वायर हैं, कॉपर वायर हैं 2 ठो, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों क्या है जी, सेम है, लेकिन लेंथ क्या है, एक का 2 मीटर है और एक का 0.5 मीटर है। L1 है 2 मीटर और L2 क्या है 0.5 मीटर है, ओके। तो बोला कि रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो रो L/A रेजिस्टेंस होता है ना। बोला कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और कॉपर वायर ही है, तो और क्या सेम है जी, रो सेम है, तो हम कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू क्या, L। अब R प्रोपोर्शनल टू L है तो R1/R2 क्या हो गया मेरे बाबू, L1/L2 हो जाएगा। बोला कि 2 कॉपर वायर ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो 2 कॉपर वायर हैं तो दोनों में रो क्या होगा, सेम होगा, और दोनों में बोल दिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, तो ये भी सेम हो गया। तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ लेंथ के साथ, और लेंथ दे दिया मेरे बाबू, तो लेंथ क्या हो गया, L1 इज 2 डिवाइडेड बाई 0.5, तो हमारे हिसाब से तो 2/1/2, तो ये हो गया कितना, 4:1। हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। यही सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ठीक है ना। लिखिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए। आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए बोला कि कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, बहुत बढ़िया। बोला कि दूसरा वाला वायर है जो कि सेम मटेरियल का है, सेम मटेरियल मतलब कॉपर का ही है, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसका लेंथ जो है ना पहले वाले का क्या है। अगर मान लो जब R1 रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और पहले वाले वायर का लेंथ L1 है L, और उसका रेडियस R1 जो है R है, तो बोला कि R2 क्या होगा, ठीक है ना। इसमें लेंथ क्या बोला बाबू, तो लेंथ बोला कि पहले वाले का दुगना, लेंथ ट्वाइस है और रेडियस हाफ है, ठीक है ना। तो लेंथ बोल सकते हैं 12 है और R2 जो होगा ना R/2 है। ये बोला कि पहले वाला एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या है, जिसका लेंथ ट्वाइस है और रेडियस हाफ ऑफ द फर्स्ट वायर है। तो फर्स्ट वायर का लेंथ L है, रेडियस R है, तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो देखो रेडियस दिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मतलब कैसा होगा, सर्कुलर होगा, तभी तो इसका रेडियस दिया है, तभी तो इसका क्या दिया है, रेडियस दिया है। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L/A, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे रो L/एरिया की जगह मैं लिख दूंगा πr², ठीक है ना। अच्छा, तो कांस्टेंट क्या है मेरे बाबू, कांस्टेंट क्या है इसमें, तो दोनों क्या है वायर, दोनों सेम मटेरियल का है, तो दोनों सेम मटेरियल का है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये तो कांस्टेंट है ही। लेंथ और रेडियस दोनों चेंज हो रहा है ना, तो हम कहेंगे कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/R², ठीक है ना। तो रिलेशन क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इक्वल्स टू L1/R1²
इंटू R2² / L2, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं जी, L1 के वैल्यू पुट करिए L, और R1 क्या है, R है, तो R² हो गया। R2 क्या है मेरे बाबू, R/2 है, मतलब R²/4 हो गया। और L2 क्या है जी, L2 क्या है, 2L है, तो 2L मल्टीप्लाई कर दिया, तो R² कैंसिल हुआ, L और L कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो R1:R2 कितना हुआ, 1:8 होगा। यही ललूज क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन से, ठीक है ना। मेरा मतलब क्या था कि इसमें एरिया मैंने रख दिया, क्योंकि एरिया ए का चेंज नहीं दिया था, रेडियस का चेंज दिया था, तो एरिया का मैंने πr² लिख दिया, ठीक है ना। ये कांस्टेंट था तो L/r² लिख दिया। तो R1/R2 क्या हो गया, L1/R1² डिवाइडेड बाई क्या होगा, L2/R2² होगा। तो R2 ऊपर चला गया, L2 नीचे आ गया, वो तो खैर बेसिक मैथमेटिक्स है। तो R1:R2 1:8 आ गया, ठीक है ना। तो आप इसका भी सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको भी आप लगा ही लीजिए, आसान सा क्वेश्चन मैंने फिर से ले लिया है। देखिए, बोला है कि 2 कॉपर वायर है, इसमें क्या है ना, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, और मटेरियल तो सेम है। ये 2 कॉपर वायर है तो मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है। बोला कि डायमीटर इसका क्या है ना, एक का ट्रिपल है दूसरे वाले से। तो मान लीजिए कि D1 जो है ना, और एक D2 है, डायमीटर में लिख रहा हूँ। तो अगर D2 D है तो D1 क्या है जी, 3D है। D1 क्या है, 3D है। अब डायमीटर बोला, इसका मतलब क्या है, ये भी कैसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कैसा है जी, सर्कुलर ही है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इसका हम लोग लिख सकते हैं ρL/π इंटू R²। R क्या होगा इसका, D/2 होगा, तो हमें लिखना चाहिए D/2 का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ρL/π/4 इंटू D², ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। खैर, तो इसमें बोला कि 2 कॉपर वायर है, एक का डायमीटर 3D है और एक का D है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना किसका, थिक और थीन का, मतलब R थिक बाई R थीन निकालना, ठीक है ना। थिक का मतलब क्या हुआ, 3D वाला, और थीन का मतलब D वाला, ठीक है ना। थिक मतलब क्या होता है कि थोड़ा चौड़ा, मतलब थीन जो होता है ना, लेस देन थिक होता है, कहने मतलब ये, ठीक है ना। मतलब कहने मतलब ये है कि इसको हमने 1 ले लिया तो ये R थिक है, और ये पतला वाला क्या है, थीन है, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमें रिलेशन क्या लिखना चाहिए, देखिए तो R किसका प्रोपोर्शनल आएगा यहाँ पे। देखिए, बोला कि लेंथ क्या है, सेम है, रजिस्टिविटी भी सेम है, मतलब मटेरियल सेम है। तो हमें तो बस यही दिख रहा है कि डायमीटर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब 1/D² आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ R1/R2 इक्वल्स टू D2² तो D2 क्या है मेरा बाबू, D²/D1 कितना है, 3D²। तो हम कह सकते हैं 1/9 है। तो R थिक बाई R थीन जो है 1/9 है, मतलब रेशियो क्या है, 1:9 है। खत्म, ठीक है ना। तो एक और प्रॉब्लम लूँगा ठीक ठाक वाला, मतलब अच्छा वाला प्रॉब्लम लूँगा, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप इसको लिखिए, फिर उसको करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि एक वायर है जिसका लेंथ, आप मान लीजिए लेंथ क्या है, L है, ठीक है। इसको कट किया गया है n इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। अगर मान लो यही है हमारा वायर, ठीक है ना, इसको n इक्वल पार्ट्स में कट किया गया ऐसे। ये कितने पार्ट्स हैं मेरा बाबू, n पार्ट्स है, ठीक है ना। तो अगर इसका लेंथ L होगा तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट आएंगे, ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। तो इन सब का लेंथ कितना हुआ, अब देखो n इक्वल पार्ट में टोटल लेंथ L था, तो इसका लेंथ कितना आ गया, L/n आ गया, ठीक है ना। इसका भी लेंथ कितना होगा, L/n होगा, ठीक है। बोले कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सबको साइड बाई साइड जोड़ा गया, मतलब इसको यहाँ रख दिया गया, फिर इसको भी यहाँ रख दिया गया। जस्ट लाइक कि मान लो कि इसको मैंने ऐसे कट किया, ऐसे ऐसे, ये हुआ, ऐसे ऐसे कट किया। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं छोटे छोटे, इसको साइड बाई साइड जोड़ा गया, मतलब ये पहले ऐसे थे, है ना, ऐसे थे, ठीक है ना। अब इनको साइड बाई साइड जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से जोड़ा गया, सबको कट किया गया, इन सबको कट किया गया, और सबको साइड में लेके आके यहाँ पे रख दिया गया, ऐसे साइड बाई साइड जोड़ दिया गया, ठीक है ना, ऐसे साइड बाई साइड जोड़ दिया गया। तो इस पार्ट का क्या रेजिस्टेंस होगा, ये जो इस टाइप, ये छोटे छोटे कट किया, सबको क्या किया मैंने, साइड बाई साइड इसको जोड़ दिया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस
ये जो पार्ट है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। क्या कट करने से इसका रो चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ, कट करने से रो चेंज नहीं हुआ, तो इसका रो तो वही है, लेकिन लेंथ क्या हो गया, एल बाई एन हो गया। और एरिया बढ़ा कि घटा, एरिया बढ़ा कि घटा, एरिया क्या हुआ जी, बढ़ गया, है कि नहीं, एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। देखो इनका एरिया ऐसे कट करने से तो इंडिविजुअल एरिया क्या था, ए ही था, यहाँ भी क्या था, ए ही था, ठीक है ना। तो जब हमने ऐसे लगाया तो ये भी ए है, ये भी ए है, सब ए है, और कितने पार्ट हमने यहाँ पे जोड़ा, एन ठो, कितना कितना पार्ट जोड़ा जी, एन पार्ट जोड़ा। तो टोटल एरिया कितना हो गया, एन इंटू ए हो गया। हम कह सकते हैं कि A2 जो है एन ए है और L2 जो है L बाई एन है ना। A2 मतलब न्यू, है ना, न्यू लेंथ L बाई एन हो गया और न्यू एरिया एन इंटू ए हो गया। और पहले का रेजिस्टेंस कितना था, तो पहले का रेजिस्टेंस था रो एल बाई ए, है ना। पहले वाला रेजिस्टेंस का हमने एरिया ए लिया और लेंथ एल लिया, रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ना, वो तो दिया हुआ है खैर, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली ये देखोगे ना आप तो कुछ यूँ इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। ये छोटा सा पार्ट को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है ना, वो तो ऐसे ऐसे साइड बाई साइड जोड़ेगा तो क्या होगा, मोटा सा दिखेगा, ठीक है ना। और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कुछ यूँ इस तरह का दिखेगा, वो तो सारे, और सबका एरिया क्या है जी, ए है ना, सबका एरिया ए है। और ये कितने हैं इसमें, एन है ना, ये जितने भी दिख रहे हैं सब कितने हैं, एन है, और सबका एरिया ए है। तो टोटल एरिया कितना हो गया, इसका टोटल एरिया कितना हो गया, एन इंटू ए हो गया, और ये लेंथ कितना हो गया, एल बाई एन हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस लिख दूँ मैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो तो रो ही है, ये तो मटेरियल तो सेम ही है, रो एल, एल इज व्हाट, एल बाई एन बाई एरिया, एरिया कितना, एन ए है, एन इंटू ए, ठीक है। तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए इंटू एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो तो ये रो एल बाई ए कितना था, पहले का रेजिस्टेंस था, इसको आप आर डैश बोल दो, ठीक है ना। आर डैश इज व्हाट, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये रो एल बाई ए क्या है, पुराना वाला रेजिस्टेंस है, तो ये आ गया आर बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसका रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो कि अगर कोई रेजिस्टेंस है उसको एन टाइम्स कट कर दिया गया, एन टाइम्स कट करके, और सारे छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ अटैच कर दिया, साइड बाई साइड जोड़ दिया गया, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आर बाई एन स्क्वायर होता है, डेफिनेटली आर बाई एन स्क्वायर होता है। और हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि डेफिनेटली आपने लेंथ को छोटा कर दिया और एरिया को क्या किया, बड़ा कर दिया। और यहाँ तो लेंथ को बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। तो एक तो लेंथ छोटा किया तो रेजिस्टेंस घट गया, लेंथ का तो प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ छोटा करो तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या किया, एरिया को बड़ा कर दिया, और यहाँ पे एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया को बड़ा करो तो भी रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब जो आपने काम किया ना, लेंथ जो छोटा हो गया जिसके कारण रेजिस्टेंस घट गया, और एरिया बढ़ गया उसके कारण भी रेजिस्टेंस घटा, इसलिए नेट क्या है, बहुत ज़्यादा ही घटा है, आर बाई एन स्क्वायर घटा है, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। तो चलिए अब न्यू फॉर्मेट देखते हैं, जब वॉल्यूम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो देखिए अगर ये हमने कोई कंडक्टर लिया, लेंथ L और एरिया A, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं कितना, रो एल बाई ए लिख सकते हैं हम लोग, है ना, रो एल बाई ए इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए देखो इसको अगर हम पीटे इसको, या फिर हम कह सकते हैं कि मेल्ट करके इसका खींच दिए, मेल्ट किया फिर इसको क्या कर दिए, खींच कर दिए, ठीक है ना। खींचेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ इसका चेंज हो गया। अच्छा लेंथ चेंज हुआ तो क्या एरिया चेंज नहीं हुआ क्या, एरिया भी चेंज हुआ, दोनों चेंज हुआ है ना। मेन बात ये है कि लेंथ चेंज हुआ है और एरिया भी चेंज हुआ है, चेंज दोनों हुआ है। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ दिया गया है लेंथ के बारे में, सिर्फ हमारे पास इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया गया है, लेंथ के बारे में, ठीक है ना। मतलब एरिया तो चेंज हुआ है लेकिन लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि लेंथ 3 टाइम्स हो गया है। तो डेफिनेटली अगर मान लो इसको स्ट्रेच करके लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, तो डेफिनेटली एरिया क्या हुआ होगा, ये तो पतला हो गया होगा ना, तो डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है ना। तो लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है ना। तो देखो आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रो एल बाई ए, ठीक है ना। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है जी, लेंथ के बारे में, ठीक है ना। इसका तो हम लेंथ के टर्म में हम रिलेशन लेके आना चाहते हैं, तो लेंथ बाई लेंथ कर दिया, कोई प्रॉब्लम, तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो होगा रो इंटू एल स्क्वायर बाई, अच्छा एरिया इंटू लेंथ इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम हो जाएगा। तो रो एल स्क्वायर बाई वी हो गया। अब देखो तो
क्या कांस्टेंट, इसको पीटा तो क्या मैंने बोला था, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रॉब्लम था ही, ये तो v कांस्टेंट ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो v कांस्टेंट है और रो तो चेंज हुआ नहीं क्योंकि मटेरियल तो वही रहा। पीटने से ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब लोहा है पीट दिए तो सोना बन गया, है कि नहीं। तो ठीक है भाई साहब, लोहा लेके आओ फिर पीटो फिर सोना बनाओ, है कि नहीं। इधर से पीटो उधर से सोना निकल जाएगा, है कि नहीं। तो पीटने से मटेरियल चेंज नहीं होगा, रो ही है और वी वही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। देखो अभी हमने जो पढ़ा प्रीवियस केस, उसमें आर प्रोपोर्शनल टू एल था, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, काटने उठने वाला काम वहाँ पे हो रहा था, है ना। काट दिया या फिर दूसरा कोई रेजिस्टेंस है, कंप्लीटली अलग अलग चीज़ था, ठीक है ना। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल था, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पेशली क्या कर रहे हैं, जब कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब या तो इसको कॉम्प्रेस कर दिया गया या तो स्ट्रेच कर दिया या फिर पीटा गया। पीटने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच किया गया चाहे कॉम्प्रेस किया गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला केस में क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। अब देखो इसमें एल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रिलेशन लेके आ सकते हैं, R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें एरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ है एरिया। बोले सर आप तो यहाँ पे एरिया कुछ कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, एरिया कंसिडर हमने कर लिया तभी तो एल स्क्वायर यहाँ पे आया है, ठीक है ना। देखो एरिया यहाँ पे कंसिडर किया कि नहीं किया, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, इसीलिए तो ऐसा आया है। अगर एरिया हम नहीं करते तो फिर तो आर प्रोपोर्शनल टू एल होता, जैसा कि हमने पहले किया था, ठीक है ना। एरिया कांस्टेंट लिया था तो ये एरिया चेंज हुआ तभी तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का रिलेशन आया है, जो पहले आया था उसके जैसा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लिए कि इसको पीट के इसको पतला कर दिया तो एरिया चेंज हुआ और लेंथ भी चेंज हुआ, लेकिन इस बार अगर एरिया में रिलेशन दिया हुआ, एरिया के बारे में कुछ बताया है कि एरिया बिकम्स n टाइम्स डिक्रीज हुआ चाहे इंक्रीज हुआ, कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो हमने यहाँ पे लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था तो लेंथ बाई लेंथ करके रिलेशन लेके आ गया, ठीक है ना। और अगर हमारे पास एरिया के बारे में रिलेशन दिया हुआ है तो एरिया बाई एरिया करेंगे। और देखिए आप यहाँ पे R इक्वल्स टू रो L इंटू ए क्या होगा मेरा बाबू, वॉल्यूम हो जाएगा और यहाँ पे एरिया आ गया, एरिया स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्वांटिटी इस बार क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट R1 बाई R2 इक्वल्स टू क्या, A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। R1 बाई R2 क्या होगा, A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर आ गया। तो इसमें क्या है जी, लेंथ भी चेंज हुआ है, ठीक है ना। लेंथ को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, देखो तो L इंटू ए तो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, V कांस्टेंट हो गया, लेंथ तो चेंज हुआ ही है, ठीक है ना। तभी तो एरिया स्क्वायर में रिलेशन आ रहा है, कुछ समथिंग डिफरेंट आ रहा है प्रीवियस से। पहले क्या आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आया था, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आया है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब कि पीटा है, कॉम्प्रेस किया, स्ट्रेच किया, अगर लेंथ के बारे में रिलेशन दिया हुआ है, लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये रिलेशन यूज करेंगे, और एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये रिलेशन यूज करेंगे। और ये समझना है कि अगर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, एरिया यूज करें तो ऑटोमेटिकली हमने लेंथ जो बढ़ा है चाहे घटा है वो कंसिडर किया जा चुका है। इसमें भी सिर्फ लेंथ का रिलेशन, लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया है, एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना। एरिया डेफिनेटली चेंज हुआ है अगर स्ट्रेच किए हो तो या फिर कंप्रेस किए हो तो, ठीक है ना। तो एरिया ऑलरेडी इसमें कंसीडर है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में रिलेशन दिया हुआ है आप यूज करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए कुछ स्पेशल केस हम लोग करते हैं, स्पेशल क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए कि इसको पीट के इसका लेंथ क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, n टाइम्स कर दिया, ठीक है ना। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको आप लिखिए, नीट का क्वेश्चन आया है ऐसा ही वाला, उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है ना, लिख लो। तो देखिए नीट का आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, ठीक है। बोला कि एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके उसका लेंथ n टाइम्स कर दिया ओरिजिनल का। तो मान लीजिए कि पहला वाला जो रेजिस्टेंस, पहला वाला जो लेंथ था L था, अब नया वाला कितना कर दिया, स्ट्रेच करके NL किया, ठीक है ना, n टाइम्स कर दिया। अब देखो स्ट्रेच किया, इसका मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला प्रॉब्लम है, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला प्रॉब्लम है तो ये रिलेशन, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे क्या, बोला कि न्यू रेजिस्टेंस क्या है, तो R1 बाई R2, ठीक है ना। इसमें R1 क्या है, पहला वाला रेजिस्टेंस कितना है, R मान लीजिए, R1 इज R, हमें R2 निकालना है, ठीक है। तो R1 बाई R2 क्या होगा, L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर बाई N इंटू R का स्क्वायर। तो ये आ गया मतलब L स्क्वायर बाई N इंटू L का स्क्वायर। तो L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 बाई N स्क्वायर आ जाएगा। हम R1 क्या लिए हैं, R लिए हैं, R1 बाई R2 इक्वल्स टू 1 बाई N स्क्वायर हो गया। दिस सिंपलाइज हम R2 क्या लिख सकते हैं मेरा बाबू, N स्क्वायर इंटू R लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली लेंथ बढ़ाया गया, ठीक है ना। तो लेंथ बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और लेंथ बढ़ा होगा तो एरिया घटा होगा, तो उसके कारण भी तो क्या होगा,
बढ़ेगा ही बढ़ेगा रेजिस्टेंस, तो डेफिनेटली नेट क्या हुआ, बढ़ा हुआ, और एन स्क्वायर इंटू आर हुआ। आंसर क्या होगा मेरे बाबू, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा देखो, इसमें स्ट्रेच किया गया है, तो स्ट्रेच किया गया तो लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, उसको क्या किया गया कि उसको पीट पीट के उसका एरिया घटा दिया गया, और एरिया घटा के कितना किया गया, n टाइम्स घटा गया। मतलब उसका एरिया कितना डिक्रीज किया गया n टाइम्स। मतलब पहले का एरिया अगर a है, ठीक है, तो बाद का एरिया कितना हो गया, a बाई n हो गया, घटाया गया है, तो a बाई n हो गया। तो बोला कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि R1 बाई R2 इक्वल्स टू A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर ना। तो A2 कितना है, A बाई N है, A बाई N का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ठीक है ना। और आप R1 जो है उसको आप ले लो R, तो हम लिख सकते हैं R बाई R2 इज A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई N स्क्वायर आएगा, है ना। तो R2 कितना हुआ मेरा बाबू, N स्क्वायर इंटू R हो गया, ठीक है ना। अब इससे हमें पता चलता है, देखो तो मैंने क्या बोला, एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया ना, हमने क्या दिया जी, एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था। बोला गया था स्ट्रेच करके लेंथ n टाइम्स कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस इतना आया। मैंने बोला कि स्ट्रेच करके, मैं लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि एरिया n टाइम्स घटा दिया गया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इतना आया। अब दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। तो एक बात तो हमें लग रहा है ऐसा, एक बात तो क्लियर है कि n टाइम्स अगर लेंथ बढ़ाते हो तो n टाइम्स एरिया घटती है उस टाइम, तभी तो रिजल्ट सेम आ रहा है ना। n टाइम्स अगर आपने लेंथ बढ़ाया तो n टाइम्स एरिया घट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक और सिचुएशन लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए हमने पीट के उसको मोटा कर दिया, और मोटा करके क्या किया ना, एरिया को n टाइम्स बढ़ा दिया, एरिया को n टाइम्स बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया। तो A1 क्या था, A था, पहले का एरिया A ले लिया और बाद का एरिया क्या ले लिया मैंने, NA ले लिया, बढ़ाया गया ना, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस आप ले लो R, ठीक है। तो R1 बाई R2 मतलब R बाई R2 लिख दिया, R1 को R लिया, ठीक है, और ये रिलेशन लगा, तो A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं NA स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये N स्क्वायर बाई 1 हो गया। तो हम R2 कह सकते हैं कितना, R बाई N स्क्वायर। देखो एरिया को बढ़ाया गया ना, पीट के एरिया को बढ़ाया गया, तो एरिया बढ़ता है तो एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली घटेगा ही घटेगा। और लेंथ क्या हुआ होगा, एरिया को बढ़ाएंगे पीट के, तो लेंथ क्या हुआ, घट गया होगा। तो लेंथ के घटने से भी तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है कि नहीं। फॉर्मूला तो हमारा यही है, फॉर्मूला तो क्या है, रो L बाई A है। लेंथ घट गया तो रेजिस्टेंस घट गया, एरिया बढ़ गया तो भी रेजिस्टेंस घट गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला ना कि एरिया को बढ़ा दिया, अब इसमें लेंथ तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा, घटा होगा। अब लेंथ घटा होगा, मान लीजिए मैंने बोला कि n टाइम्स लेंथ क्या हुआ, घट गया, तो n टाइम्स घट गया तो इस रिलेशन से लेके आ जाएंगे। n टाइम्स लेंथ घटने का मतलब ये हो कि L1 था तो L2 कितना हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, L2 स्क्वायर लिखना चाहिए मुझे, है ना। देखो L1 था तो L1 ले लीजिए, और L2 क्या हो गया, L1 बाई N स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा जी, R बाई N स्क्वायर आ जाएगा, वही रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा कहना होता ये है कि अगर पीट के n टाइम्स एरिया करते हो तो डेफिनेटली उस टाइम L जो होता है ना n टाइम्स घट जाता है और एरिया n टाइम्स बढ़ता है, ठीक है ना। पीट के आपने एरिया को n टाइम्स बढ़ा दिया तो उस टाइम लेंथ क्या होगा, n टाइम्स घट गया होगा, तो रेजिस्टेंस का फाइनली आंसर क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। तो हमने लेंथ और एरिया पे चर्चा किया। चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना सर्कुलर है तो क्या होगा। मिटा दें इसको, देखिए इसको मैं मिटाता हूँ। इफ़ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सर्कुलर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होगा ना, तो हमें रेजिस्टेंस लिखना चाहिए रो L बाई पाई R स्क्वायर, और उस सर्कुलर जो एरिया है उसका रेडियस R मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये स्पेशल केस है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर ही होगा, लेकिन हमने बोला कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है तो पीट के ये रेडियस क्या कर दिया मैंने, n टाइम्स घटा दिया, रेडियस क्या किया जी, n टाइम्स घटा दिया, ठीक है। तो जब n टाइम्स घटाएंगे, ठीक है, तो अब उसमें रिलेशन लेके आते हैं। हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस एरिया के बारे में हमें पता है ना, तो ऐसा पीटने उठने से एरिया का जो रिलेशन आता है A स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर रेडियस में लिखना चाहें तो 1 बाई
पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया। तो अगर हम रेडियस के टर्म में लिखना चाहें ना रिलेशन, तो हम लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू R24/R14, ये रिलेशन होगा। मतलब एरिया और रेडियस में लगभग सेम है, बस पावर क्या है, अलग है। रेडियस में पावर 4 है और एरिया में पावर 2 है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया कि रेडियस को पीट के इतना पीट दिया गया, पतला कर दिया गया कि रेडियस n टाइम्स घट गया, रेडियस n टाइम्स घट गया। तो मैं लिख दूंगा कि R1/R2 इक्वल्स टू R2 क्या होगा जी, पहले का n टाइम्स ना, घट गया है ना। तो पहले का मान लीजिए R1 है, तो अब क्या होगा, अब क्या हो गया, R2 क्या हो गया, R1/n हो गया। पहले का रेडियस R1 है, तो अब पीट के क्या गया, पतला किया गया, ठीक है ना। तो R2 क्या हो गया, R1/n हो गया, है ना। R2 हो गया R1/n, तो हम कह सकते हैं R1/n का पावर 4 डिवाइडेड बाई R1 का पावर 4। तो R1/4 R1 टू द पावर 4 और R1 टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा n टू द पावर 4 हो जाएगा हम लोग, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि R2 कितना हो जाएगा, n टू द पावर 4 इंटू R1 हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपने रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और रेडियस n टाइम्स घट जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो भी कितना खतरनाक, a टू द पावर 4 इंटू R1 बढ़ेगा, ठीक है ना। वही देखो, तो अगर एरिया का बात करेंगे हम लोग, तो अगर पीट के एरिया को हम लोग क्या किए, n टाइम्स घटा दिए, तो n² r हो जाता है रेजिस्टेंस, और रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो n टू द पावर 4 इंटू आर होगा। तो सारा कुछ रिलेशन है, आपको करने आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो r प्रोपोर्शनल टू L², और एरिया के लिए क्या होगा, r इनवर्सली टू A², और रेडियस अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है तो हम लोग कह सकते हैं कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, और यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस हमेशा हर साल नीट में आते हैं, जेई मेन में भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन नीट में तो डेफिनेटली आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। चलिए और कुछ नीट का क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, पॉज करिए, आप इसको लगाइए। बोला है कि एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है जी, 4 ओम है। रेजिस्टेंस है वो कितना का है, 4 ओम का है, और इसको स्ट्रेच करके क्या किया गया, लेंथ इसका दुगना कर दिया गया, ट्वाइस कर दिया गया है। मतलब L1 L है, तो L2 क्या किया गया, 12 कर दिया गया। तो स्ट्रेच्ड वायर जो है ना, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। वायर का पहले का रेजिस्टेंस क्या था, 4 ओम था, है ना। उसको मेल्ट करके स्ट्रेच करके 12 लेंथ कर दिया गया, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना है, तो हमें पता है कि R1/R2 जो होता है L1² होता है। तो R1 तो 4 ओम है, बाई R2 हो गया इक्वल्स टू L²/2L का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो R2 क्या होगा मेरा बाबू, 16 ओम हो जाएगा। तो अपना राइट चॉइस क्या है, राइट आंसर क्या है, आंसर सी है। ऐसे टाइम पास क्वेश्चन आते हैं। चलो और करते हैं, लिख लीजिए इसको। देखो फिर से मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है, नीट का आया हुआ। बोला कि एक वायर है सर्टेन मटेरियल का, मतलब किसी मटेरियल का बना हुआ, उसको स्ट्रेच किया गया, ठीक है, कितना परसेंट, 10%। तो उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ गया। देखो ऑप्शन देख लो, हमें बताना है कि न्यू रेजिस्टेंस पहले वाले का कितना टाइम्स हो गया। तो मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस जो होता है रो L/A होता है। अब स्ट्रेच करने से रो तो चेंज होगा नहीं, हाँ L चेंज होगा और एरिया चेंज होगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना, R2 हमें निकालना है, और R2 को हम लिख दिए रो L2/A2, ठीक है ना। तो देखो L2 क्या हो गया, L2 10% बढ़ गया ना, पहले का क्या हुआ जी, 10% बढ़ा है, ठीक है ना। तो पहले L था, तो L का 10% कितना हुआ, L इंटू 10%, मतलब ये होता है कि L इंटू 10/100, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, L/10, मतलब इतना से बढ़ गया। पहले L था और इतने से बढ़ गया, ठीक है। तो नया लेंथ कितना हो गया, पहले का प्लस बढ़ा हुआ कितना है, L/10। तो ये क्या हो गया, 11L/10 हो गया, ठीक है ना। अब देखो लेंथ बढ़ा है तो डेफिनेटली एरिया क्या हुआ होगा, घटा होगा, है ना। अब एरिया घटा, अब एरिया का भी देख लेते कितना परसेंट होगा। तो एरिया भी 10% घटा होगा, तो एरिया इंटू 10/100, तो ये क्या हो गया, एरिया/10 हो गया, ठीक है ना। अब ये इतना घटा है ना, तो न्यू जो एरिया होगा A2 वो पहले का A और इतना घट गया, डेफिनेटली स्ट्रेच किया गया, तो लेंथ 10% बढ़ेगा और एरिया 10% मेरा बाबू घटेगा, है ना। तो ये कितना हो गया जी, 9A/10 हो गया,
9a/10 हो गया। तो हम R2 निकाल सकते हैं क्या? R2 विल बी रो L2/A2, रो 11L/10, ठीक है, डिवाइडेड बाई A2 इज 9a/10, है ना। तो 10 ने 10 को मार डाला है, ठीक है। हम लिख सकते हैं रो L/A इंटू 11/9 लिख सकते हैं क्या, है ना। और ये R है ना पहले का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि R2 इज 11/9 इंटू R, मतलब पहले का कितना 11/9 टाइम्स, और 11/9 जो होगा ना 1.21 हो जाएगा, है ना, 1.21 हो जाएगा, 21 इंटू R हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.21 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें एक और बात बोला है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी, है ना। तो क्या मेल्ट करने से मतलब उसका डायमेंशन चेंज हुआ है ना, डायमेंशन चेंज करने से क्या उसका रो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। रो तो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे रो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, रो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। 1.21 टाइम्स हो गया पहले का, और रो रिमेन सेम, ठीक है ना, लिख लीजिए। तो अभी मैंने एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन ले लिया। अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं पॉज करके, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा अलग फॉर्मेट का है ना। देखिए क्या है, बोला है कि 3 कॉपर वायर्स हैं। अब देखो कॉपर वायर 3 तो दे दिया ना, इसका मतलब क्या सेम हो गया, सबसे पहली बात मटेरियल सेम, मतलब रो सेम हो गया, रेजिस्टिविटी उसका क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद बोला कि मास का जो रेशियो है ना इनका, वो है आपका 1:3:5 है, ठीक है ना। मास का रेशियो 1:3:5 है, और लेंथ का रेशियो दिया हुआ है मेरा बाबू, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 5:3:1 दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना रो L/A होता है। पूछा क्या, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है। बोला कि रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन किस में दिया, मास और लेंथ में। और रेजिस्टेंस तो क्या होता है, रो L/A होता है। चलो रो के बारे में तो बता दिया कि रो सबका क्या होना है, सेम होना है। तो रेशियो निकालना, तो रो तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेंथ के बारे में दे दिया इन्फॉर्मेशन, एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। लेकिन हाँ, एरिया के लिए एक एडिशनल चीज़ क्या दिया, मास दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें चाहिए कि मास को और एरिया को रिलेट करें, मतलब मास और ज्योमेट्री को रिलेट करें। मास और ज्योमेट्री को रिलेट करने के लिए एक ही क्वांटिटी है, और वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, जो मास बाई वॉल्यूम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। और देखो अगर वो वायर जो है ना उसका लेंथ जो है L है और एरिया A है, तो इसका वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं बाबू, L/A लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होगा, मास बाई लेंथ इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी हुआ मास बाई लेंथ इंटू एरिया। अब देखो रो के बारे में पता है, लेंथ के बारे में पता है, हमें एरिया के बारे में नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि इस रिलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो M/L इंटू एरिया दिया हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि एरिया विल बी मास बाई लेंथ इंटू डेंसिटी। एरिया क्या हो गया, मास बाई लेंथ इंटू डेंसिटी हो गया। अब हम खुशी खुशी क्या लिख सकते हैं, R के वैल्यू लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, रो L/एरिया। सो इट विल बी हाउ मच, रो लेंथ बाई एरिया क्या होगा जी, मास बाई ऊपर चला जाएगा लेंथ इंटू डेंसिटी, ठीक है ना। तो R हो जाएगा रो डेंसिटी L² मास। अब देखो क्योंकि ये कॉपर है, तीनों का तीनों क्या है जी, कॉपर है, तो हमारे हिसाब से तो रो तो सबका सेम हो गया और डेंसिटी भी सबका सेम हो गया। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, सेम हो गई। ये क्वांटिटी क्या हो गई जी, सेम हो गई। बहुत बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं R = L²/M। तो हम लोग रेशियो लिख सकते हैं कि R1:R2:R3 = L²/M, L1²/M1, L2²/M2 L3²/M3, ठीक है ना। अब सबका वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। देखो तो L1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई M क्या है, 1 है, ठीक है ना। L2 क्या है मेरे बाबू, 3² है, तो 3² क्या है, 3 है। बहुत बढ़िया। L3 क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास कितना है, 5 है, ठीक है ना। ये रेशियोज है, तो हम लोग लिख सकते हैं 25 ये 9/3 है ना, तो 3 हो गया 1/5। तो इस रेशियो को थोड़ा सा अच्छा कर लोगे, अच्छा करने मतलब ये हो कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो अच्छा लगेगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 5 क्या होता है जी, 125 होता है कि नहीं। 125
15:1 हो जाएगा। तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमने बस आपको नया चीज़ यही सिखाया कि हो सकता है कि एरिया ना दे, चाहे हो सकता है कि एरिया दे के लेंथ नहीं देता, तो यहाँ पे लेंथ और डेंसिटी को रिलेट करके यहाँ पे लेंथ निकालते और मास बाय डेंसिटी इंटू एरिया लिखते हैं। आई बात समझ ना। मतलब ये फॉर्मेट मेरा लेने का मतलब ये था कि कोई ज़रूरी नहीं कि लेंथ एरिया ही देगा, हो सकता है कि लेंथ दे के एरिया ना दे लेकिन एरिया को निकालने के लिए मास दे सकता है, हो सकता है कि एरिया दे दे लेंथ ना दे और लेंथ को निकालने के लिए मास दे दो, दोनों में से कोई एक हटा के मास दे सकता है, ठीक है ना। तो लेंथ नहीं दे के एरिया देगा तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालते, लेंथ निकालते और लेंथ को इसमें रखते, है ना। तो ये आप फॉर्मेट लिख लीजिए अच्छे से और इसको समझ लीजिए। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कॉपी अपडेट करते चलिए। तो अभी आप फॉर्मूला कॉपी निकालिए और इसमें जितने हम लोग अलग अलग रिलेशंस देखे, r(n²) वाला था, r/n² था, ये सारे रिलेशन को आप उसमें नोट कर दीजिए ताकि ये जो लेक्चर था ये पूरा का पूरा 2 मिनट का लेक्चर लगे आपके लिए, क्योंकि आप उसको सिंप्लीफाइड वे में एक फॉर्मूला कॉपी में लिख दोगे, ठीक है। और जितने प्रॉब्लम्स कराए सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्या था, लल्लू प्रॉब्लम था। जस्ट मैंने आपको प्रॉब्लम इसलिए कराया कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए मैंने सारे के सारे प्रॉब्लम कैसा कराया जी, आया हुआ प्रॉब्लम्स कराया। ओके, सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को विजिट करिए, आप हमसे मुलाकात करिए। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।